चलो आप लिखो एक बार। मैंने हेडिंग लगाई थी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, उसमें लिखो आप। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो आप। लिखो आप ऑल दोज एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में लिखो ऑल दोज एक्टिविटी position of capital and loans, all those activity which changes composition of capital and loans are classified as financing activity. All those activity which changes composition of capital and loan are classified as financing activity. ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर। कम टू पेज नंबर 5.107। Come to page number 5.107. 33। क्वेश्चन 33 पे ध्यान दो। नंबर 33। पेज नंबर 5.107, क्वेश्चन नंबर 33। पढ़ो पहला पॉइंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप देखो ओपनिंग में पहले 2024 का डेटा है, फिर 2025 है। ओपनिंग में 2 लाख का लोन है, क्लोजिंग 2.5 लाख का लोन है। अब सब लोग ध्यान दो, ओपनिंग लोन कितने का है? 2 लाख का। क्लोजिंग लोन कितने का है? 2.5 लाख का। मैं डायरेक्ट ही करा देता हूं। देखो ड्यूरिंग द कंपनी ने रीपे किया लोन 1 लाख का। अभी बताओ ओपनिंग लोन 2 लाख का था, 1 लाख का रीपेमेंट कर दिया। ध्यान देना, ओपनिंग 2 लाख का लोन था, 1 लाख का रीपेमेंट किया। बोलो लोन को रीपे करना कौन सी एक्टिविटी होती है? आउटफ्लो की इनफ्लो? तो इधर लिखो लोन रीपेड। आउटफ्लो है तो नेगेटिव। अच्छा 2 लाख में 1 लाख का रीपेमेंट हो गया, बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। जबकि क्लोजिंग कितना दिख रहा है? 2 में अगर 1 का रीपेमेंट हो तो 1 का बैलेंस बचना चाहिए। क्लोजिंग था 2.5, मतलब हमने क्या किया? और लोन रेस किया है। कितने का लोन रेस किया है? 2 में 1 का रीपेमेंट हो तो 1 ही बचना चाहिए ना क्लोजिंग, जबकि 2.5 दिख रहा है, मतलब 1.5 लाख का और लोन रेस किया है। तो लिखो आप लोन रेस्ड 1.5 लाख, तो ये आता है 50,000 रुपये। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर है? कम टू क्वेश्चन नंबर 34। 34th क्वेश्चन पे ध्यान दो। लोन अकाउंट नहीं बनवा रहा हूं इसमें, है ना, मैं डायरेक्ट ही हो रहा है आराम से, इसलिए।
34 पे ध्यान दो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब पहले 25 है फिर 24 है, मतलब ओपनिंग 24 है और क्लोजिंग वाला 25 है। इक्विटी कैपिटल ओपनिंग 9 लाख था, क्लोजिंग 10 लाख हो गया, मतलब बोलो क्या हुआ है? 9 लाख से 10 लाख हुआ, मतलब क्या किया है बोलो? इशू। और नीचे आप देखो 2.5 लाख से 260 प्रीमियम हो गया है। 9 लाख से 10 लाख तो कैपिटल बढ़ा है और 2.5 लाख से 260 प्रीमियम बढ़ा है, तो मतलब क्या हुआ बोलो? तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो लिखो आप कॉलम बना लो वापस वही पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्रिपेयर करो कॉलम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। प्रिपेयर करो कॉलम। तो 9 लाख से 10 लाख हुआ, प्रीमियम 50 से 60, 250 से 260 हुआ है, तो क्या होगा? देखो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कितना? 110। अच्छा 12% डिबेंचर 1.5 लाख से 1 लाख हो गए, मतलब क्या किया हमने? 12% में 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, मतलब क्या किया आपने? रिडीम किया है, तो लिखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक ही चीज। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000। फाइनेंसिंग का पार्ट है, इंटरेस्ट रिसीव होता तो यहां नहीं आता। कितना आ रहा है चेक कर लो आप। कितना आ रहा है? 42,000 आ रहा है। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? आगे बढ़े? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 देखो। 35, J Limited provided the following information, calculate cash flow from financing activity। वापस फॉर्मेट बना लो। देखो इक्विटी कैपिटल 10, अब पहले वापस एडिशनल इंफॉर्मेशन से पढ़ना। स्टार्ट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, क्या चीज है ये? इनफ्लो की आउटफ्लो? इंटरेस्ट पे क्या है, तो लिखो आप डिविडेंड पेड। कितना आउटफ्लो है? अच्छा आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है जे लिमिटेड ने बोनस दिया है। मैंने कल भी बताया था बोनस मतलब कोई कैपिटल नहीं होता है 5:1 में। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस 5:1? एक बोनस दिया है 5 के बदले में, मतलब 5 शेयर है तो एक बोनस दे रहे हैं। 10 लाख का कैपिटल दिख रहा है आपको, अपॉन 5 करो,
2 लाख का बोनस दिख रहा है भाई, 10 लाख का कैपिटल है और 5 का बोनस है, मतलब 10 लाख अपॉन 5 क्या, बोनस कितना आया, 2 लाख का बोनस आया। अब बताओ 2 लाख का बोनस है तो 10 से 2 लाख का बोनस, मतलब आप देखो ऊपर कैपिटल 10 लाख से कितना हो गया है, 12 लाख। अब 10 लाख से 12 लाख हुआ है, मतलब बोलो 2 लाख का कैपिटल बढ़ा है। हम जनरली इनफ्लो मानते हैं उसको, बट यहां पे क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है ये बोनस के कारण बढ़ा है, तो क्या आउटफ्लो भी नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना। तो भाई बोनस के कारण आया है तो पैसा तो आया नहीं ना, तो क्या आउटफ्लो होगा क्या, इनफ्लो कुछ नहीं करना है इसका, आपको कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इसका, तो बस और कुछ है ही नहीं ट्रांजेक्शन। डिबेंचर ये क्लियर है, डिबेंचर देखो 1 लाख से कितने हो गए, तो डिबेंचर बढ़ रहे हैं मतलब, तो देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक लाख कितना है बताओ, 31,000। बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन, हो गया यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36, क्वेश्चन 36 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आओ, ध्यान दो 36 क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बना लो फॉर्मेट। नो वापस स्टार्ट करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से। पहला पॉइंट पढ़ो, इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2025। अब आप पता है डेट देखो, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, तो 31 मार्च 25 लास्ट डेट है। आपने इशू कौन सी तारीख को किया था, 31 मार्च 25, तो 4 लाख का कैपिटल 5/25 से पहुंच गया, मतलब कितने का इशू हुआ, तो ये क्या चीज है अपना, इनफ्लो है, तो लिखो आप इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ₹1,25,000 लास्ट किया तो भी फर्क क्या पड़ना है, पैसा तो है ना, उससे इंटरेस्ट या डिविडेंड में फर्क पड़ेगा, अमाउंट तो रिसीव हुआ है ना हमको, लास्ट में किया तो भी। अगला, इंटरिम डिविडेंड ऑन शेयर वाज पेड एट 15%। अब पता है इंटरिम मतलब होता है साल के बीच में डिविडेंड दिया, इंटरिम मतलब साल के बीच में डिविडेंड दिया। अभी आप बताओ इक्विटी कैपिटल कितना दिख रहा है, ओपनिंग 4 लाख था, क्लोजिंग कितना था। अब क्वेश्चन आपको ये चीज बहुत क्लियर बोल रहा है कि ये जो आपने 1,25,000 का इशू किया ना, ये आपने साल के एंड पे किया, तो मतलब बताओ डिविडेंड कितने पे मिला होगा, 4 लाख पे। और इक्विटी को किसी भी इंटरिम होता है और प्रपोज इज मेनली फॉर इक्विटी। अब अगर डिविडेंड इक्विटी को दिया तो इंप्लाइड प्रेफरेंस को दिया ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है ना वैसे तो कि प्रेफरेंस को डिविडेंड पहले मिलता है फिर इक्विटी मिलता है। अगर इक्विटी को डिविडेंड दिया है तो इंप्लाइड है प्रेफरेंस को दिया ही है, इक्विटी को डायरेक्ट दे ही नहीं सकते आप डिविडेंड। अब ये डेट से क्या पता लगा, अगर ये इशू मान लो 1/4/24 को हो जाता
तो डिविडेंड 5/25 पे निकलता फिर। बट आपने इशू किया ही कौन सी तारीख को है? साल के एंड पे इशू किया है। अब बोलो अगर इशू साल के एंड पे किया है तो डिविडेंड कौन से पे निकलेगा? सिर्फ ओपनिंग वाले पे। और क्या रेट है? 15%। तो डिविडेंड देना कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग में डिविडेंड पे किया तो लिखो डिविडेंड पेड। ₹4 लाख का 15%, ये ब्रैकेट में लिखो। इश्यू ऑफ शेयर कौन सी एक्टिविटी है? पैसा लिया ना आपने। फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? पैसा लेना, तो वो फाइनेंसिंग है। उस पर कोई अब पैसा लिया, उस पर ब्याज या डिविडेंड भरा तो वो भी फाइनेंसिंग होगा, है ना। प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, अब रीपे किया आपने प्रेफरेंस शेयर को, और बोल रहा है कौन सी तारीख को रिडीम किए? बोल रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब प्रेफरेंस शेयर को रीपेमेंट किया 5% प्रीमियम पे। आप देखो ओपनिंग प्रेफरेंस कितना दिख रहा है और क्लोजिंग कितना है, मतलब बोलो कितने का रिडेम्पशन हुआ है। अब बोल रहा है आपने रिडीम 31 मार्च 25 साल के एंड पे रिडीम किया है। अब बताओ अगर रिडीम साल के एंड पे किया है तो आपने पूरे साल कितने कैपिटल चलाया होगा? ओपनिंग कितना है ये बताओ? ओपनिंग 550 है, क्लोजिंग 4 लाख है। अब आपने रिडीम कौन सी तारीख को किया है? साल के एंड पे रिडीम किया है ना, तो पूरे साल 5.5 लाख रुपए चला होगा ना कैपिटल। यस और नो? अच्छा, रिडेम्पशन आउटफ्लो की इनफ्लो? आउटफ्लो। कितना आउटफ्लो है? 1.5 लाख का। तो लिखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और उस पे प्रीमियम भी दिया है तो 1.5 लाख में 5% जोड़ दो। $157,500 प्रीमियम पे रिडीम किया है ना आपने। आपने प्रीमियम पे करके रिडीम किया है। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? अच्छा अभी एक बात और बताओ, सब लोग इधर ध्यान देना। 1.5 लाख के प्रेफरेंस को 5% प्रीमियम पे रीपेमेंट किया है, ये आउटफ्लो आ गया। अभी आप एक चीज देखो, इक्विटी को डिविडेंड दिया तो बोलो प्रेफरेंस को दिया होगा नहीं दिया होगा? अच्छा क्या रेट है प्रेफरेंस के डिविडेंड की? 10% है ना। अब बताओ प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड दिया होगा? आपने रिडेम्पशन कौन सी तारीख को किया? साल के एंड पे रिडीम किया, तो पूरे साल कितना कैपिटल चला होगा? 5.5 लाख। तो जब पूरे साल 5.5 लाख चला है उस पर 10% दिया होगा आपने, कितना? 55,000। तो लिखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ₹55,000 नेगेटिव। और 12% डिवेंचर फेस वैल्यू 1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च। इशू कौन सी तारीख को किया? तो पहले तो इशू डिवेंचर फाइनेंसिंग में इनफ्लो बता दो। अब इशू कौन सी तारीख को किया है? साल के एंड पे इशू किया है, तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? किस पे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट? डिवेंचर पे। ऐसा देखो, इक्विटी डिविडेंड क्या मतलब प्रेफरेंस भी क्या होगा, डिवेंचर तो और पहले क्या होगा। ये सीक्वेंस तो ध्यान है ना कि पहले डिवेंचर को इंटरेस्ट देंगे, फिर प्रेफरेंस को देंगे, फिर इक्विटी को देंगे। तो प्रेफरेंस इक्विटी आ गया तो डिवेंचर को तो 100% दिया होगा। डेट गिवन है मतलब क्लियर इंप्लाइड है कि आपको इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी है। अब कितना इंटरेस्ट दिया होगा बताओ? 3 लाख पे कितना परसेंट? तो लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स।
अब निकाल लो कितना आ रहा है फिर। निकालो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 83,500 नेगेटिव आ रहा है। तो कैश यूज है ना, ये कैश यूज इन फाइनेंशियल एक्टिविटी 83,500। अब है ना इस पैटर्न पे एक बार इलस्ट्रेशन 41 होमवर्क करना, पेज नंबर 5.54 पे इलस्ट्रेशन 41। इलस्ट्रेशन नंबर 41, इलस्ट्रेशन 42, 41 एंड 42, ये दो होमवर्क करोगे आप लोग। 41 एंड 42 होमवर्क करोगे। यहां तक सब लोगों ने कर लिया? ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। यहां तक कर लिया? अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? रूटीन। ऑपरेटिंग मतलब रूटीन एक्टिविटी। अब सब लोग एक बार इसको ध्यान से समझना। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब एक तरह से अपन AS3 पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, ठीक है ना। ये 3 हेड में बनता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अच्छा बताओ, कोई भी बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कौन सी एक्टिविटी का रहता होगा? सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑपरेटिंग। याद जैसे मान लो मेरा बिजनेस है तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व ऑपरेटिंग होती है ना। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो कभी कभार होता है, बट रोज जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? तो यहां पर पता है एक चीज समझना, जो प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अच्छा ये पता है, अभी आप जैसे जब प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे बोर्ड के, तो आपके प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। मतलब एक आपको क्या होता है, 3 अकाउंट्स के अंदर 3 चैप्टर में से आपको 2 चैप्टर मैंडेटरी होते हैं जिसका आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कैश फ्लो, रेशियो और कंपैरेटिव। तो कैश फ्लो तो कंपलसरी, मतलब लगभग हर बच्चा कैश फ्लो की फाइल तो बनाना ही पड़ेगी अपने को। अब हर कंपनी, अगर तुम कोई कंपनी की बैलेंस शीट भी देखोगे ना, तो हर कंपनी क्या बनाती है साथ में, मतलब बैलेंस शीट के साथ हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता ही है कंपनी का। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तो आपको बहुत इजीली समझ आ गया, मैंने बता भी दिया। बट सबसे जो क्रूशियल पार्ट होता है वो होता है कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मेट, देखो जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, तो क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी शेयर होल्डर को प्रेजेंट किया जाता है, तो उसका एक फिक्स फॉर्मेट है। और फॉर्मेट मेनली कौन सी एक्टिविटी के लिए स्पेसिफाइड है? इन्वेस्टिंग में तो आप डायरेक्ट जो पैसा आया है वो प्लस कर दो, जो गया वो माइनस कर दिया हमने।
बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फॉर्मेट फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको। मेरी बात फिर सुनना, हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 3 हेड में बनता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मान लो अज्यूम करो ओपनिंग कैश 1/4/24 को था 40,000 रुपए। ओपनिंग कैश 1/4/24 को कितना था? 40,000 रुपए। और अगले साल ये हो गया 60,000 रुपए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 20,000 का चेंज है ना, इसके रीजन पता लगा रहे हैं कि ये जो 20,000 का चेंज है, इसका कारण क्या है चेंज होने का। तो हमको पता लगा चेंज 3 कारण से हो सकता है, ऑपरेटिंग और अब जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, मैंने इन्वेस्टिंग अलग निकाल लिया, फाइनेंस, ऑपरेटिंग, इन तीनों को जब ऐड करूंगा तो आपके सामने वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 20,000 आनी चाहिए। मतलब व्हेन यू विल ऐड ऑल द 3, योर आंसर शुड बी इक्वल टू, और इसको अगर ओपनिंग में जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? ये आपका आंसर इस तरह मैच होगा इसके। समझे बात को? मतलब जब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जहां पे तीनों एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो आप इन तीनों का जो डिफरेंस चेंज है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग कैश के डिफरेंस के बराबर आएगा। अब क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जब मैं बात करता हूं, हमको यह पता लगाना है कि ऑपरेटिंग से कैश फ्लो हुआ या कैश यूज हुआ। मतलब ऑपरेटिंग से पैसा आया या पैसा गया, पता क्या लगाना है? ऑपरेटिंग से पैसा आया या पैसा गया। अब एग्जांपल समझो, जैसे मैंने बोला सेल ऑफ मशीन, आप बोलोगे सर सेल ऑफ मशीन कौन सी एक्टिविटी है? बताओ कहां जानी चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में? तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग में इसको क्या बता दो? इनफ्लो। मैंने कहा परचेज ऑफ मशीन, आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग में क्या बता दो? आउटफ्लो। अब मैंने बोला इंटरेस्ट पेड, बोलो कहां बताएंगे? इधर ध्यान दो, कहां बताएंगे बताओ? आप बोलोगे सर फाइनेंसिंग में क्या बता दो? आउटफ्लो। बट अगर मैं यूं बोलता हूं सेल ऑफ गुड्स, तो आप सेल ऑफ गुड्स कहां बताओगे? बोलो ऑपरेटिंग में। और आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग में क्या बता दो? इनफ्लो। मैंने कहा परचेज ऑफ गुड्स, आप बोलोगे सर आउटफ्लो बता दो, कहां पर? ऑपरेटिंग में। एग्री करते हो? तो बहुत सिंपल लॉजिक हुआ कि अगर मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बतानी है तो इनफ्लो गुड्स की सेल हो गई, परचेज हो गई, आउटफ्लो बता दो। इन्वेस्टिंग है तो इनफ्लो कैसे बताओगे? असेट को बेचना, और आउटफ्लो मतलब असेट खरीदना। और फाइनेंसिंग अपन ने अभी पढ़ा है, ब्याज देना, पैसा आना, वो सब फाइनेंसिंग हो गया। लेकिन यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जो तरीका है ना, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट तरीका। ये कौन सा मेथड हुआ कि पैसा आया प्लस बता दो, पैसा गया माइनस हो गया, वो डायरेक्ट मेथड हो गया। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप ऑपरेटिंग ऐसे मत बनाओ, ऑपरेटिंग ऐसे नहीं बनाना है आपको। आप कैश का जनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू निकालो। मेरी बात फिर सुनना, देखो मेरे को एक बात बताओ, गुड सेल किया, गुड सेल किया, बोलो क्या एंट्री होती है गुड सेल करने की? बैंक या डेटर टू सेल? आप बोलोगे सर या तो डेटर या, और सेल कहां जाती है बताओ? अपन ने पढ़ा था 11th में ट्रेडिंग में, सेल कहां जाए क्लोज होती है, सबको आइडिया है ना? तो आप एक एंट्री और करते हो, ध्यान है? अच्छा बताओ ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है,
इसमें ऐसा आता ही नहीं आता है, आता है, ऐसा आता ही नहीं आता है। परचेज क्लोजिंग एंट्री आती है, ट्रेडिंग टू परचेज, इधर सारे खर्चे आते हैं, तो फाइनल क्या आता है, जीपी। फिर आप सारे एक्सपेंस लिखते हो इनडायरेक्ट वाले, तो क्या आता है। अब हमारे यहां जो कंपनीज एक्ट है या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑपरेटिंग आप ऐसे नहीं बताओगे, ये पैसा बेचा, ये खरीदा, ऐसे नहीं बताओगे। आप इस वाले अकाउंट को यूज करके ऑपरेटिंग बताओ। मतलब यू नीड वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप स्टार्ट कहां से करोगे, प्रॉफिट से बताओ। और इस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। मतलब देखो, जैसे मैं तुमको ऐसे समझाता हूं, मैंने ऐसे नीचे उतरना है, अपने को सेकंड फ्लोर है, नीचे जाना है। एक तरीका तो हुआ डायरेक्ट मेथड कि आप सीढ़ियों से जा रहे हो, एक हुआ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मतलब क्या है, जैसे मैं अभी समझा था, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कुछ तो डायरेक्ट बिल्कुल बढ़ता रहता है। कुछ नालायक ऐसे हैं जो कॉपी नहीं लाना, ये नहीं लाना, वो बहाने वो बहाने। अब जैसे थे तो भी 12th तो पास होंगे ना, ऐसा तो नहीं आज नहीं तो 6 महीने बाद बट पास तो होंगे। अब वो कौन से तरीके से पास होंगे, इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट, तुमने मार्च में एग्जाम दिया, तमीज से पास हो गए। एक कुछ नालायक ऐसे हैं जो डायरेक्ट तरीका जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनको दूसरे रास्ते से ले जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्योंकि शेयर होल्डर, कंपनी भी क्या करती है, कहीं ना कहीं मान लो पैसों की हेराफेरी कर रही है, तो आप डायरेक्ट तरीके से ऑपरेटिंग मत समझो। बोलिए आप क्या समझाओ, इनडायरेक्ट। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑपरेटिंग मेथड के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से मेथड से बनाना है हमको, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब मान लो सेकंड फ्लोर जाना है, अपने को नीचे जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहां से पहले ऊपर जाओ, ऊपर से छत से कूद जाओ, पास वाली बिल्डिंग, वैसे जाना है हमको। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है सीढ़ियों से नहीं जाना है आपको, आपको ऐसे उल्टे पुल्टे तरीके से निकालना। अब उल्टे पुल्टे तरीके में उन्होंने बहुत फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया, क्लियर लॉजिक है उस फॉर्मेट का। अब लॉजिक आप समझो, मैंने ऐसा बोला मेरा बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है, मेरे बिजनेस का 50,000 रुपए प्रॉफिट कितना आ रहा है, देखो ध्यान समझना, और आपको लॉजिक समझ भी आएगा ऐसा क्यों होता है। मेरी बुक्स बोल रही है प्रॉफिट है 50,000 का, बट जब कैश को चेक करते हैं ना, तो कैश 2 लाख रुपए आ रहा है। समझो मेरी बात को, मेरी बुक्स ये बोल रही है प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है आपका। मतलब आपको मान लो ये बैलेंस शीट है, इसमें P&L गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और अज्यूम करो इधर कैश गिवन है। अब इधर मान लो 1 लाख है, इधर 1.5 लाख है, इधर कैश 10 लाख था और इधर 12 लाख है। अब आप बताओ प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, बोलो, बट कैश कितना बढ़ रहा है। तो ये गड़बड़ किस बात का, जब प्रॉफिट 50,000 कमाया तो कैश ही 50,000 ही बढ़ना चाहिए ना। तो हमको ये रीजन बताने की, कैश तो 2 लाख बढ़ रहा है बट प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, तो ये डिफरेंस 1.5 लाख का कहां से आ गया, ये रीजन हमको ऑपरेटिंग के अंदर बताना है। अब बहुत सारी एक्टिविटी है जो प्रॉफिट को इंपैक्ट करती है, कैश को नहीं करती। या शेयर इशू किए, अब शेयर इशू किया, बोलो इससे प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है क्या, कैपिटल पे आता है, बट कैश पे आएगा नहीं आएगा, कैश पे तो आएगा। मैंने ऐसा बोला डेप्रीशिएशन चार्ज किया, अब डेप्रीशिएशन चार्ज किया तो बोलो कैश कम होता है क्या, बट प्रॉफिट कम होता ही नहीं होता है, होता है। गुडविल राइट ऑफ की, अब गुडविल राइट ऑफ तो सिर्फ बुक एंट्री है ना, कैश कम होता है गुडविल राइट ऑफ करने से नहीं, बट प्रॉफिट तो कम होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड रियल प्रॉफिट, और इसको हमको ऑपरेटिंग के अंदर आइडेंटिफाई करना है। यह बेसिक कंसेप्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कि प्रॉफिट के थ्रू आप कैश की पोजीशन बताओ, इसलिए इनडायरेक्ट बोला इसको। आई बात समझ में, ठीक है।
इसको इतना देखना, फिर नेक्स्ट क्लास से करते करते। थैंक यू।